हाँ जी, नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं शब्द शक्ति भाग संख्या 3। शब्द शक्ति के बारे में सामान्य जानकारी आप प्राप्त कर चुके हैं पिछली 2 क्लासेज में। आज हम चर्चा करेंगे शब्द शक्ति के अंतर्गत व्यंजना शब्द शक्ति। व्यंजना शब्द शक्ति लिख लीजिएगा। जहां मुख्यार्थ व लक्ष्यार्थ, जहां मुख्यार्थ व लक्ष्यार्थ, मुख्यार्थ का मतलब तो अभिधा, मुख्यार्थ व लक्ष्यार्थ, और लक्ष्यार्थ का मतलब लक्षणा। जहां मुख्यार्थ व लक्ष्यार्थ से भिन्न अर्थ, जहां मुख्यार्थ व लक्ष्यार्थ से भिन्न अर्थ व्यंग्यार्थ की प्रतीति होती है, वहां यह शब्द शक्ति होती है। वहां यह शब्द शक्ति होती है। मतलब बात साफ है साथियों, मुख्य अर्थ शांत हो जाता है और लक्ष्य अर्थ यानी लक्षणा भी शांत हो जाती है, और जिस तीसरे अर्थ का आविर्भाव होता है वहां जो शब्द शक्ति होती है उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहा जाता है। ध्वनिवादी आचार्य आनंदवर्धन, ध्वनिवादी आचार्य आनंदवर्धन समय कौन सा है? 9वीं शताब्दी। ध्वनिवादी आचार्य आनंदवर्धन समय 9वीं शताब्दी। तथा अभिनव गुप्त जिनका समय 10वीं 11वीं शताब्दी माना जाता है। ध्वनिवादी आचार्य आनंदवर्धन जिनका समय 9वीं शताब्दी है, और अभिनव गुप्त का समय 10वीं 11वीं शताब्दी है, ने व्यंजना शब्द शक्ति को उत्तम कोटि का काव्य माना है। व्यंजना शब्द शक्ति को उत्तम कोटि का काव्य माना है। व्यंजना शब्द शक्ति को उत्तम कोटि का काव्य माना है। ठीक है। 3 विद्वानों के मतों का हम लोग अभिधा, लक्षणा और व्यंजना में प्रयोग करते आए हैं। जाहिर सी बात है, ध्वनिवादी आचार्य आनंदवर्धन जिनका समय 9वीं शताब्दी है, और अभिनव गुप्त 10वीं 11वीं शताब्दी ने व्यंजना शब्द शक्ति को या इसके काव्य को उत्तम श्रेणी का काव्य माना है या उत्तम काव्य माना है। ठीक है, ये उत्तम श्रेणी का काव्य है, या हम कह सकते हैं कि ये उत्तम काव्य के अंतर्गत आता है। अगर हम बात करें कि साहब काव्य शास्त्र के ज्यादातर आचार्यों का क्या मानना है, तो काव्य शास्त्र के अधिकतर विद्वान यही मानते हैं कि व्यंजना से युक्त काव्य अपने आप में उत्तम श्रेणी का काव्य माना जाता है, उत्तम श्रेणी का काव्य होता है। यहां जानना पड़ेगा आचार्य जगन्नाथ के अनुसार। लिख लीजिएगा, आचार्य जगन्नाथ के अनुसार। आचार्य जगन्नाथ के अनुसार व्यंजना शब्द शक्ति, आचार्य जगन्नाथ के अनुसार व्यंजना शब्द शक्ति बताइए, उत्तम है, मध्यम है या अधम है? व्यंजना शब्द शक्ति
उत्तमो उत्तम काव्य है। उत्तमो उत्तम काव्य है। उत्तमो उत्तम काव्य है। व्यंजना शब्द शक्ति अपने आप में उत्तमो उत्तम काव्य है, क्योंकि इन्होंने शब्द शक्ति को इस रूप में व्याख्या की है कि एक उत्तम उत्तम है, फिर उत्तम है और लास्ट में मध्यम तक ही सीमित रखा है। आचार्य देव ने भी इस शब्द शक्ति को, आचार्य देव ने इस शब्द शक्ति को, आचार्य देव ने इस शब्द शक्ति को अधम श्रेणी का काव्य माना है, या अधम श्रेणी की शब्द शक्ति कहा है। इस शब्द शक्ति को अधम श्रेणी की शब्द शक्ति माना है। आचार्य देव ने इस शब्द शक्ति को अधम श्रेणी की शब्द शक्ति माना है। ये प्रश्न में टेस्ट में दे चुका हूं। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणाहीन, अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कैत नवीन। तो ये जो शब्द शक्ति है इसको अधम श्रेणी की शब्द शक्ति आचार्य देव ने माना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें न मुख्यार्थ निकलता है, मुख्यार्थ निकलता है, न ही अन्यार्थ, अपितु इस शब्द शक्ति में न तो मुख्यार्थ निकलता है, न ही अन्यार्थ निकलता है, अपितु भिन्नार्थ निकलता है। अपितु भिन्नार्थ निकलता है, भिन्नार्थ निकलता है। भिन्नार्थ का मतलब अलग अलग अर्थ निकलते हैं। मैंने विगत 1.5 साल से किताब लिखने में ये प्रयास किया है कि अगर कोई स्टूडेंट मान लीजिएगा कि कोचिंग संस्थान में न भी आ पाए तो उसको साथ का साथ उसी समय उसका प्रभावी अधिगम कैसे हो, और यदि वास्तव में आपने किताब मिल गई, पढ़ा है और ये वाला पार्ट पढ़ा है, तो बिना कोचिंग के भी आपको अच्छी तरह से उस किताब को पढ़ने के पश्चात, चाहे अभिधा हो, चाहे लक्षणा हो या व्यंजना की बात करें, सभी शब्द शक्तियां अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। मैंने केवल एक उदाहरण नहीं दिया समझाने के लिए, अपितु 10-10 उदाहरणों के माध्यम से ये समझाने का प्रयास किया है कि इसमें व्यंजना ही क्यों होगी, अभिधा ही क्यों होगी, इसके पीछे क्या कारण है। भिन्नार्थ निकलने का मतलब जैसे सूर्यास्त हो गया, एक उदाहरण ये भी किताब में अभी पढ़ ही रहा था। सूर्यास्त हो गया, मुख्य अर्थ, लक्ष्य अर्थ और भिन्न अर्थ, 3 अर्थ निकलेंगे। मुख्य अर्थ निकलेंगे तो क्या हो जाएगी, अभिधा। लक्षणों के आधार पर निकलेगा तो लक्षणा, और अलग अर्थ निकलेगा तो क्या हो जाएगी, व्यंजना। मैं बोल रहा हूं सूर्यास्त हो गया, ठीक है, सूर्यास्त हो गया। अब इसके अलग अलग भिन्न भिन्न अर्थ निकाल सकते हैं। सूर्यास्त का मतलब कहेंगे साहब दीपक जलाने का टाइम हो गया, गृहिणी सोचेगी कि खाना पकाने का टाइम हो गया, और कोई मान लीजिएगा कि जंगल में जानवर चरा रहे हैं, वो सोचेंगे कि घर जाने का वक्त हो गया। सब लोग पशु पक्षी सब जो भी है वो सोचेंगे कि घर जाने का वक्त हो गया। तो सबका अलग अलग भिन्न भिन्न अर्थ यहाँ प्रकट होता है, और जहां भी भिन्न भिन्न अर्थ की प्राप्ति होगी तो जाहिर सी बात है वहां व्यंजना शब्द शक्ति ही होगी, ठीक है। यानी 3 चीजें, मुख्य अर्थ अभिधा में, मुख्य अर्थ से रिलेटेड अन्य अर्थ किसमें आएगा, लक्षणा में, और अलग अलग अर्थ किसमें आएंगे, व्यंजना में आएंगे। इस शब्द शक्ति में कल्पना की प्रचुरता होती है, कल्पना की प्रचुरता होती है। ये जो शब्द शक्ति है इसमें कल्पना की प्रचुरता होती है, कल्पना की प्रचुरता होती है। देखिएगा, अभिधा जो शब्द शक्ति है उसमें नाम मात्र की भी कल्पना नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें लोक प्रचलित अर्थ निकलता है। लक्षणा में भी कल्पना की प्रचुरता नहीं हो सकती, क्योंकि वहां अन्य अर्थ निकलता है। लेकिन इसमें तो कंप्लीटली ये जो शब्द शक्ति है
इसमें जो लिखा गया वो तो अर्थ सामने आता ही नहीं है, उससे भिन्न भिन्न अलग अलग प्रकार के अर्थ सामने आते हैं। चलेगा। व्यंजना शब्द शक्ति को मुख्य रूप से दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। इस शब्द शक्ति को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है। एक तो है शाब्दी व्यंजना, शाब्दी व्यंजना, और दूसरा है आर्थी व्यंजना। शाब्दी व्यंजना और दूसरा है आर्थी व्यंजना। शाब्दी और आर्थी व्यंजना है। शाब्दी व्यंजना होती कहां है, इसकी पहचान कैसे करेंगे, ये भी आपको समझ में आना चाहिए। देखिएगा, व्यंग्यार्थ तो इसमें भी होगा, किसमें, शब्द में भी, और व्यंग्यार्थ किसमें हो सकता है, अर्थ में भी व्यंग्य अर्थ निकल सकता है और शब्द का भी अलग अलग अर्थ निकल सकता है। इस आधार पर जितने भी ध्वनिवादी आचार्य हैं, जिन्होंने शब्द शक्तियों के बारे में रिसर्च किया, उन्होंने इनको दो भागों में विभक्त कर दिया, शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना। नाम से पता चल रहा, व्यंजना का मतलब व्यंग्यार्थ है, तो व्यंग्यार्थ किस में निहित होता है, लिखिएगा, जहां व्यंग्यार्थ शब्द विशेष में, जहां व्यंग्यार्थ शब्द विशेष में ही निहित होता है, जहां व्यंग्यार्थ शब्द विशेष में ही निहित होता है, जहां व्यंग्यार्थ शब्द विशेष में निहित होता है, विशेष में ही निहित होता है, निहित होता है, वहां ये शब्द शक्ति होती है, वहां यह शब्द शक्ति होती है। जहां व्यंग्यार्थ शब्द विशेष में ही निहित होता है, वहां यह शब्द शक्ति होती है। कृपया यात्रीगण ध्यान दें कि यदि, ध्यान दीजिएगा, यदि शब्द को हटा दिया जाएगा, क्योंकि शाब्दी व्यंजना किस में होती है, शब्द विशेष में ही निहित होती है, अगर उसमें से शब्द को हटा देंगे तो फिर वहां व्यंजना समाप्त हो जाएगी। जैसे अपन कहते हैं, पानी गए न उबरे मोती मानस चून, पानी के स्थान पर पर्यायवाची शब्द भी रख दे अपन कि जल गए न उबरे मोती मानस चून, तो भी व्यंजना समाप्त हो जाएगी, क्योंकि व्यंजना सिर्फ और सिर्फ पानी शब्द में है। व्यंजना सुबरन को खोजत फिरित कवि वे भी चारी चोर, सुबरन शब्द में है। व्यंजना वर्ष भानुजा शब्द में है। व्यंजना हलदर के वीर शब्द में है। समझ में आ गए। तो शाब्दी व्यंजना, ये व्यंजना, ये व्यंग्यार्थ केवल और केवल शब्द विशेष में ही निहित होता है। यदि, लिख लीजिएगा, यदि शब्द को हटाकर, यदि शब्द को हटाकर उसके स्थान पर, शब्द को हटाकर उसके स्थान पर उसका पर्यायवाची रख दिया जाए, शब्द को हटाकर उसके स्थान पर उसका पर्यायवाची रख दिया जाए, पर्यायवाची रख दिया जाए, तो व्यंग्यार्थ समाप्त हो जाता है। व्यंग्यार्थ समाप्त हो जाता है, तो व्यंग्यार्थ समाप्त हो जाता है। एक और इंपॉर्टेंट बात यहां मैं बता देता हूं, तो वहां व्यंग्यार्थ समाप्त हो जाता है। साथियों, सलेश अलंकार की यदि हम बात करें, तो वहां शब्द सलेश अलंकार के जितने भी उदाहरण है, वो सारे के सारे शाब्दी व्यंजना के उदाहरण ही माने जाते हैं। लिख लीजिएगा, शब्द सलेश अलंकार के तमाम उदाहरण, शब्द सलेश अलंकार के तमाम उदाहरण, शब्द सलेश अलंकार के तमाम उदाहरण इस शब्द शक्ति के उदाहरण माने जाते हैं। तमाम उदाहरण इस शब्द शक्ति के उदाहरण माने जाते हैं। ठीक है। अगर इसके विपरीत हम बात करना चाहे,
तो साथियों शब्द सलेश की सभी उदाहरण तो किस में आएंगे? शाब्दी व्यंजना में। सलेश अलंकार है, इसके जितने भी उदाहरण यहाँ आएंगे। और अगर अर्थ सलेश की बात करें तो अर्थ सलेश अलंकार के सभी उदाहरण किस में आते हैं? लिख लीजिएगा इधर से, अर्थ सलेश अलंकार के सभी उदाहरण, अर्थ सलेश अलंकार के सभी उदाहरण आर्थी व्यंजना में आते हैं। अर्थ सलेश अलंकार के सभी उदाहरण आर्थी व्यंजना के अंतर्गत आते हैं। और जो ये आर्थी व्यंजना है, ये भी समझना जरूरी है कि अर्थ सलेश अलंकार के सभी उदाहरण आर्थी व्यंजना में आते हैं। और ये भी लिख लीजिएगा, ये व्यंजना अर्थ विशेष में निहित होती है। यह व्यंजना अर्थ विशेष में निहित होती है। अर्थ विशेष में यह व्यंजना निहित होती है। ठीक है, ये जो व्यंजना ये अर्थ विशेष में ही निहित होती है। दोनों बातें आपको समझ में आ गई होगी, शाब्दी व्यंजना और दूसरी व्यंजना कौन सी है? आर्थी व्यंजना। ओके, अब यहां मैं सबसे पहले आपको चर्चा करता हूं, ले चलता हूं शाब्दी व्यंजना। इस शाब्दी व्यंजना की अगर हम बात करें तो शब्द प्लस इसी शाब्दी से लिखा है मैंने, शाब्दी व्यंजना शब्द शक्ति। मैं उदाहरण दे रहा हूं, आप आराम से समझ जाएंगे। यहां हम लोग 3 शब्द शक्तियों को क्रॉस करते हुए व्यंजना में आएंगे कि इसमें अभिधा क्यों नहीं है, इसमें लक्षणा क्यों नहीं है, इसमें व्यंजना ही क्यों है। तो देखिएगा, उदाहरण संख्या 1 लिखिएगा, सुबरण को खोजत फिरत, सुबरण को खोजत फिरत, खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, कवि व्यभिचारी चोर। सुबरण को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। सुबरण को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब भी समझा देता हूं। सुबरण, सुवर्ण को खोजत फिरत, सुवर्ण का मतलब अपने अपने वर्ण को खोजते फिरते हैं कवि व्यभिचारी और चोर। एक बार मैं अभिधा से लेकर आऊंगा आपको, लेकिन इससे पहले जानना जरूरी है कि साहब ये जो वाक्य है इसकी प्रथम पंक्तियां क्या है? तो देखिएगा, इसकी प्रथम पंक्तियां है, चरण धरत चिंता करत, खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। चरण धरत, जैसे सुबह होती है चरण को धरते हैं, यानी पैर धरती पर रखते हैं। चरण धरत चिंता करत, तो चिंता करते हैं। नींद न भावत, शोर न नींद बाती है और न किसी प्रकार का शोर उनको अच्छा लगता है। सुवर्ण, अपने अपने वर्ण को खोजते रहते हैं। कौन कौन? कवि। कवि के लिए अपने सुवर्ण, कवि का मतलब, कवि के लिए सुवर्ण का मतलब कवि के लिए अच्छे वर्ण से इसका तात्पर्य लिया गया है। यहां सुवर्ण का मतलब कवि के अर्थ में अच्छे अच्छे वर्णों को खोजता रहता है। कवि कहीं भी जाता है तो उसे अच्छे वर्णों की ही तलाश होती है। व्यभिचारी, व्यभिचारी पुरुष को अच्छे वर्ण की स्त्री की ही तलाश रहती है। तो यहां भी सुवर्ण का मतलब अच्छा रंग या वर्ण से है। और चोर के अर्थ में सुवर्ण का अर्थ होता है सोना, अच्छे वर्ण, स्वर्ण। यानी चोर हमेशा किसकी तलाश में रहता है? स्वर्ण यानी सोने की तलाश में रहता है। कवि के लिए अच्छे वर्ण चाहिए, व्यभिचारी के लिए अच्छे रंग की स्त्री चाहिए, और चोर के लिए क्या चाहिए? स्वर्ण यानी सोना चाहिए। साथियों, यहां इस शब्द में व्यंग्यार्थ है, और अगर इस शब्द को हटा दिया जाए और इसके स्थान पर इसका पर्यायवाची रख दिया जाए तो ये व्यंग्यार्थ
शताब्द समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसके स्थान पर मैं लिख देता हूं सोना, इसके स्थान पर लिख देते अच्छा वर्ण, इसके स्थान पर लिख देते अच्छा रंग, तो आगे इसका कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। तो शाब्दी व्यंजना इसलिए क्योंकि सुवर्ण शब्द में ही व्यंग्यात है। लिखेगा यहां सुवर्ण, यहां सुवर्ण शब्द में ही, यहां सुवर्ण शब्द में शाब्दी व्यंजना है, सुवर्ण शब्द में शाब्दी व्यंजना है। यहां एक बार पुनः समझिएगा, सुवर्ण शब्द में शाब्दी व्यंजना है जिसके भिन्न भिन्न अर्थ, जिसके भिन्न भिन्न अर्थ, अच्छे वर्ण, जिसके भिन्न भिन्न अर्थ, अच्छे वर्ण, अच्छा रंग और स्वर्ण, जिसके भिन्न भिन्न अर्थ में अच्छे वर्ण, अच्छा रंग और स्वर्ण निकलता है। अतः यहां शाब्दी व्यंजना है, शाब्दी व्यंजना है। अब आपके मस्तिष्क में प्रश्न उठता है कि साहब इसमें अभिधा क्यों नहीं हो सकती? अभिधा में तो सीधी सीधी बात है, सोने को खोजता है कौन? ऐसे आ जाता कवि। देखो अच्छे वर्णों को कौन खोजता है? कवि। तो सीधा सीधा अर्थ निकलता। तो इसमें तो सुवर्ण है, अच्छे वर्ण है ही नहीं है, इसके तो अलग अलग अर्थ, भिन्न भिन्न अर्थ निकल रहे, इसलिए कौन सी होगी? व्यंजना ही होगी। और व्यंजना में भी कौन सी? शाब्दी व्यंजना है। नंबर दूसरा उदाहरण है, को घटी ए वर्ष भानुजा, को घटी ए वर्ष भानुजा वे हलदर के वीर, वे हलदर के वीर, को घटी ए वर्ष भानुजा वे हलदर के वीर, को घटी ए वर्ष भानुजा वे हलदर के वीर। ये आपको शब्द सलेश के उदाहरण के अंतर्गत भी मिलेंगे, यहां भी मिल रहे हैं, समझ लीजिएगा। को घटी ए वर्ष भानुजा वे हलदर के वीर, इसका भावार्थ क्या है? इसका भावार्थ है, इससे पहले इसकी प्रथम पंक्ति के और अगर हम जाना चाहे तो बात साफ है, चिर जीवो हमेशा ही जीते रहे, चिर जीवो जोरी जुरे आपकी जोड़ी सलामत रहे, क्यों न सने गंभीर और आपका प्रेम कभी भी कम नहीं हो। फिर देखो, को घटी ए वृष भानुजा। अब यहां ध्यान दीजिएगा, ये जो शब्द है इसमें क्या दिखाई दे रहा है? इसके अंतर्गत आप देख सकते हैं व्यंग्यार्थ है, और यहां भी व्यंग्य अर्थ है, अलग अलग अर्थ इसमें भी निकलेगा। कैसे? और इसके स्थान पर अगर इसका पर्यायवाची रख दिया जाए तो खत्म हो जाएगा। वर्ष भानुजा के दो पर्यायवाची हो सकते हैं, एक तो हो सकता है, लिखने की जरूरत नहीं है, वर्षभ प्लस अनुजा, या तो क्या हो सकती है? गाय, और इसका एक अर्थ हो सकता है राधा। अगर मैं यहां ये लिख दूं को घटी एक गाय, तो ये खत्म हो जाएगा व्यंग्यार्थ। व्यंग्यार्थ सिर्फ और सिर्फ किस में है? व्यंग्यार्थ है तो यहां सिर्फ और सिर्फ वर्ष भानुजा शब्द में ही है, इसलिए ये शाब्दी व्यंजना का ही उदाहरण है। अब यहां समझना जरूरी है, वर्ष भानुजा इसमें कैसे व्यंग्यार्थ है? तो देखिएगा, इसके कितने अर्थ निकल सकते हैं, यहां इसके अलग अलग अर्थ निकल सकते हैं। वर्ष भानु प्लस जा, वर्ष भानु नाम की एक ऋषि हुए हैं, उनकी जा का मतलब पुत्री, जय का मतलब पुत्र से लिया जाता है। तनुज, तनु यानी तन यानी शरीर से, जय यानी जन्म लेने वाला पुत्र होता है, और तनुजा शरीर से जन्म लेने वाली कौन हो जाती है? पुत्री। वही बात है, वर्ष भानु ऋषि की जा यानी पुत्री का नाम क्या है? तो वर्ष भानु ऋषि की पुत्री का नाम क्या है? राधा जी। ठीक है, एक और अर्थ निकलता है,
वर्ष भानुजा का दूसरा अर्थ मैं यही बता देता हूं। ये देखिएगा, वर्ष भानु का बन जाएगा वर्षभ प्लस अनुजा। वर्षभ का मतलब होता है बेल, बेल की अनुजा, अनुजा का मतलब पीछे जन्म लेने वाली, यानी जिसका तात्पर्य यहाँ गाय से कल्पित किया गया है। तो राधा और गाय दो अर्थ निकल रहे, दोनों में से यदि किसी भी एक अर्थ को इस शब्द के स्थान पर लगा दिया जाए तो व्यंग्यार्थ समाप्त हो जाएगा। व्यंग्य अर्थ, अब देखो वर्ष भानुजा का कई अर्थ दिख रहा है कि इसमें गाय नहीं दिख रहा है, इसलिए भिन्न भिन्न अर्थ जहां भी होगा वहां व्यंजनाएं होती है। हलदर के भी दो शब्दों में हल को धारण करने वाले बलराम के वीर यानी वीरा भाई कौन हो जाएंगे? तो यह हलदर, हल को धारण करने वाले बलराम के वीर यानी भाई। तो एक तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? श्री कृष्ण। ठीक है, हलदर, हल को धारण करते हैं कौन? किसान। किसान के वीर भाई कौन होते हैं? बैल। ठीक है, तो देखिएगा क्या बात कही गई है कि चिर जीवो, हमेशा ही जीते रहे, जोड़ी जुड़े आपकी जोड़ी सलामत रहे, क्यों न सने गंभीर, और आपका प्रेम कभी भी कम नहीं हो। किस किस का? राधा और कृष्ण का, गाय का और बैल का। आई बात समझ में? इसलिए शब्द विशेष में यहाँ व्यंग्यार्थ होने के कारण ये शाब्दी व्यंजना का उदाहरण माना जाएगा। ठीक है, उतार लीजिएगा। वर्ष भानुजा के दो अर्थ निकल रहे हैं, राधा और गाय, और उधर दो अर्थ निकल रहे हैं, श्री कृष्ण और बैल। वर्ष भानुजा के दो अर्थ निकल रहे हैं, एक तो राधा और बन जाएगी दूसरी गाय। दोनों को मैंने बिल्कुल अन्वय के माध्यम से समझा दिया है। और हलदर के वीर के भी दो अर्थ है, श्री कृष्ण और कौन? बैल। ठीक है जी, ये शाब्दी व्यंजना शब्द शक्ति के उदाहरण है। अब इसमें भी फिर अभिधा मूलक अपन बात करें, फिर व्यंजना मूलक, तो वहां जाने का कोई मतलब नहीं है। जितने भी उदाहरण है शाब्दी व्यंजना के अंतर्गत ही आएंगे, चाहे अभिधा के हो चाहे या अन्य के हो। आगे बढ़े, शाब्दी व्यंजना समझ में आ गई, और समझ में आएगी कब? जब हम लोग अलंकार पढ़ लेंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए हम लोगों ने व्यंजना शब्द शक्ति के अलावा लक्षणा में रूपक अलंकार की बात की है। जब हमें रूपक के बारे में जानकारी नहीं है तो वो शब्द शक्ति कैसे याद हो सकती है? तो कई चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। हाँ, गौणी लक्षणा नहीं हो सकती। वेरी गुड, क्या बात है। गौणी लक्षणा, पहले तो आप गौणी को तो भूल जाइए, लक्षणा पे जाइए। केवल लक्षणा में केवल और केवल एक ही अर्थ निकलता है, एक ही लाइन में। एक मिनट में बता देता हूं, लक्षणा में अन्य अर्थ निकलता है, भिन्न अर्थ वहां नहीं निकलता है। भिन्न यानी अलग अलग अर्थ व्यंजना में ही निकलता, बस ऐसे समझना होगा। चलिए, शाब्दी व्यंजना के बाद हम चर्चा करते हैं आर्थी व्यंजना। आर्थी व्यंजना शब्द शक्ति, मैं इसकी भूमिका पर चर्चा कर चुका हूं। अर्थ विशेष में व्यंजना होती है, और अर्थ सलेश की लिख चुके आप लोग, केवल नाम लिख लीजिएगा, आर्थी व्यंजना। आर्थी व्यंजना केवल अर्थ विशेष में ही होती है, और दूसरी बात इसमें यह भी बताया जा चुका है कि अर्थ सलेश अलंकार के तमाम उदाहरण इसके उदाहरण माने जाएंगे। अब मैं उदाहरण दे रहा हूं, यहां लिखिएगा। आर्थी व्यंजना शब्द शक्ति के जितने भी उदाहरण होंगे वो किसी शब्द विशेष में नहीं होंगे, बल्कि अर्थ विशेष पर ही आधारित होंगे। निरकी सेज रंग भरी, सेज रंग भरी लगी उषा से लेन, लगी उषा से लेन। निरखी सेज रंग भरी लगी उषा से लेन, और भी बहुत सारे इसके उदाहरण हैं। कछु न चित को चैन रहो, कछु न चित में चैन रहो, चैन रहो चढ़त चांदनी रेन, चढ़त चांदनी रेन। ये देखिएगा,
निरखी सेज रंग भरी लगी उषा से लेन, कछु न चित में चैन रहो चढ़त चांदनी रेन। भावार्थ इसका क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूं, और इसमें आरती क्यों है। पहली बात तो ये पद्माकर की पंक्तियां हैं, लिख लीजिएगा। पद्माकर की पंक्तियां मानी जाती है सुप्रसिद्ध, भक्ति नीति और श्रृंगार की त्रिवेणी पद्माकर, उनकी ये पंक्तियां मानी जाती हैं। यहां आरती व्यंजना शब्द शक्ति क्यों है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। देखिएगा, अब वैसे आप सीधे सीधे देखिएगा, अभिधा लक्षण और व्यंजना तीनों से गुजर रहे हैं। ये कहां का वर्णन है, पहले मैं अर्थ समझा देता हूं। एक नायिका है, नव विवाहिता, और उसकी स्थिति है निरीखी, और वो जो नव विवाहिता नायिका है उसके प्रियतम उसे छोड़कर परदेश में चले गए हैं। और मैं जहां तक समझता हूं ये होली का दृश्य है, होली की बात है ये, होली के आसपास का ये दृश्य है, समय है। तो नव विवाहिता नायिका अपने प्रियतम के विदेश जाने पर अब क्या क्या भिन्न भिन्न अर्थ कल्पित करती है, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। तो देखिएगा, निरखी यानी देख कर, निरखी का मतलब होता है देख कर। सेज रंग भरी, जहां उसने अपने प्रियतम के साथ जिस सेज पर रंग यानी प्रणय कलह की थी, लगी उषा से लेन, और उसको देखकर, उस सेज को देखकर जोर जोर से, ये मोबाइल नहीं चलाएंगे, बंद करो आप, मैं आपको बोल रहा हूं, आप ही नहीं, कोई नहीं चलेगा यहां, केवल मेरी तरफ ही देखेंगे, पहले बता देता हूं। सुन रहे ना, आज कोई भी मोबाइल नहीं देखेगा क्लास में, बंद करो इसको, जेब में रखो अपने अपने में। या ऐसे थोड़े, टीचर का क्या अहमियत है। निरखी सेज रंग भरी, तो वो जो नायिका है वो अपने प्रियतम की उस सेज को, सैया को देखकर, जिसमें उसने प्रणय कलह की थी, लगी उषा से लेन, जोर जोर से श्वास भरना उसने प्रारंभ कर दिया। अब क्या क्या अर्थ निकाल सकते हैं, निकल सकते हैं, ये इसमें बताया गया, इसलिए आरती व्यंजना है। कछु न चित में चैन रहो, यानी उसका चेता चक गया। कछु न चित में चैन रहो, यानी भावार्थ है कि उसका ज्ञान बिल्कुल भी नहीं रहा। चढ़त चांदनी रैन, और इधर से चांदनी रात हो रही थी। अब इसमें एक नायिका की के कौन कौन से भिन्न भिन्न अर्थ की कल्पना की जा सकती है, वो ही इसमें बताया गया है। प्रश्न उठता है कि सब क्या इसमें शाब्दी व्यंजना हो सकती है, दूर दूर तक नहीं, किसी शब्द विशेष में कोई बात नहीं की है, बल्कि पूरे के पूरे अर्थ में ये बात बताई गई है। लिखिएगा यहां आर्थी व्यंजना शब्द शक्ति, यहां आर्थी व्यंजना शब्द शक्ति इसलिए है, आर्थी व्यंजना शब्द शक्ति इसलिए है, यहां आर्थी व्यंजना शब्द शक्ति इसलिए है क्योंकि नायिका यहां भिन्न भिन्न अर्थ, क्योंकि नायिका द्वारा भिन्न भिन्न अर्थ की कल्पना की गई है, नायिका द्वारा भिन्न भिन्न अर्थ की कल्पना की गई है, कल्पना की गई है। क्या क्या की गई है, लिखिएगा। उसके प्रियतम अत्यधिक निष्ठुर है, उसके प्रियतम अत्यधिक निष्ठुर है। और क्या कल्पना कर सकते हैं, आपसे ज्यादा समझदार कोई हो नहीं सकता, ये आप अपने स्तर पर देख लीजिएगा। उसके प्रियतम अत्यधिक निष्ठुर है। दूसरी ये भी कल्पना हो सकती है कि उसे छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, लिख लीजिएगा, उसे छोड़कर नहीं जाना चाहिए। तीसरा भिन्न अर्थ ये भी निकल सकता है कि
मेरा यौवन बीता जा रहा है, मेरा यौवन बीता जा रहा है। चौथा अर्थ ये भी हो रहा है। अब ये तो कवि के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसी कैसी कल्पनाएं घटित कर सकता है। चौथा अर्थ ये भी आ सकता है कि उसकी स्मृतियां उसे रुला रही है, उसकी स्मृतियां उसे रुला रही है। कितने गंदे बच्चे, एक तो रुलाने की बात रही, आप मुस्कुरा रहे हो। फीलिंग्स नाम की बिल्कुल क्लास में कोई हुई नहीं आप में है। उसकी स्मृतियां उसे रुला रही है। अब देखो इससे ये भी हो सकता है लगी उषा से लेन, कई बीमारी नहीं हो जाए। भाई इससे ऐसा लग रहा है कि ज्यादा हबकियां खाने लग जाए तो किसी डॉक्टर के पास ले जाना पड़े। मुझे नहीं पता राजकुमार जी, आप बता सकते इस मामले में। आपसे ज्यादा अनुभव कोई नहीं हो सकता। भाई लगी, देखो यहां तक तो ठीक है, सेज बरी यानी याद आ रही है, लगी उषा से लेन। अब हबकियां खा जाए तो बीमारी हो जाए, समझ में आएगी। हो सकता है अगर ज्यादा ऐसे करेगी तो फिर दिक्कत नहीं होगी क्या? ठीक है। कछु ना चित्त में चैन रही हो, ये कवि की कल्पना ही है। और देखो कवि का जो मन होता है ना, वो एक ही लाइन में बोलता हूं, कवि कौन हो सकता है, हास्य कौन सकता है इस दुनिया में? जो बड़े बड़े हास्य कलाकार हुए, जितने भी बड़े बड़े कवि हुए हैं, एक ही लाइन में बोल देता हूं, मैच्योर कवि नहीं हो सकता। कहते हैं ना भाई मैच्योरिटी आ गई है, वो कवि हो ही नहीं सकता। कवि का जो मन होता है ना, वो शेषो मन होता है। जितना छोटे बच्चे होते हैं ना, उनका जो मन है ना, अगर उसको आधार मानकर या उसको अपने हृदय में रखकर अगर कोई काव्य की रचना करता तो वही कवि हो सकता है। मैच्योर कवि हो ही नहीं सकता। मैच्योर का मतलब लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, ये तो मैच्योरिटी आ गए तो वो तो लिख ही नहीं पाएगा। समझ में आ गए? कवि का मन हमेशा शिशु मन होना चाहिए, बच्चों का मन होगा तो कवि आराम से काव्य की रचना कर पाएगा। बड़े जैसी बातें करने से कोई हंसी नहीं आती, तो क्या क्या अर्थ हो सकता है सब लोग नीचे लिख लो, हम सब समझदार हैं, इसके क्या क्या अर्थ हो सकते हैं लिखिएगा। दूसरा उदाहरण लिख लीजिएगा, नंबर दूसरा उदाहरण। स्वयं सुसज्जित करके, स्वयं सुसज्जित, स्वयं सुसज्जित करके, स्वयं सुसज्जित करके रण में, स्वयं सुसज्जित करके रण में। कोई बता पाएगा किसकी पंक्ति है? हाँ बताओ आगे। मैथिली शरण गुप्त की है। स्वयं सुसज्जित करके रण में, फिर आगे, हमी भेज देती क्षण में, हमी भेज देती क्षण में। छात्र धर्म के नाते, छात्र धर्म के नाते, के नाते लिख लीजिएगा, स्वयं सुसज्जित करके रण में, हमें भेज देती क्षण में, छात्र धर्म के नाते, छात्र धर्म के नाते, अबे सकी वे कहकर तो जाते, अबे सकी, अबे सकी वे मुझसे कहकर तो जाते, अबे सकी वे मुझसे कहकर तो जाते। देख लिया? फिर रिपीट कर रहा हूं, स्वयं सुसज्जित करके क्षण में, प्राणों के प्रियतम के रण में, हमें भेज देती क्षण में, छात्र धर्म के नाते, अबे सकी वे मुझसे कहकर तो जाते। लिख लिया? ये मैथिली शरण गुप्त के यशोधरा खंड काव्य की पंक्तियां हैं। लिख लीजिएगा, गुप्त के यशोधरा खंड काव्य की पंक्तियां हैं। यशोधरा खंड काव्य की पंक्तियां हैं। अब प्रश्न उठता है कि साहब इसमें कहां व्यंग्यार्थ है,
तो किसी शब्द में तो है नहीं, पूरे के पूरे अर्थ में ही है। राजकुमार सिद्धार्थ जो आगे चलकर महात्मा बुद्ध कहलाए, जिन्होंने तमाम उपदेश बौद्ध इसमें पाली भाषा में दिए, बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी उपदेश पाली भाषा में दिए। और ये वहां का उल्लेख है जब राजकुमार सिद्धार्थ यशोधरा को छोड़कर कैवल्य प्राप्ति के लिए निकल गए थे, तब वो कह रही है कि स्वयं मैं खुद सुसज्जित करके, सजा धजा कर, सुसज्जित करके रण में जहां वो जाना चाहते थे वहां में भेज देती, हम ही भेज देती। क्षण में 1 मिनट भी नहीं लगाती। वो कहते कि मैं जाना चाहता हूं तो मैं इज्जत के साथ भेज सकती थी। छात्र धर्म के नाते, छात्र क्षत्रिय धर्म होने के नाते मैं 1 क्षण में उनको भेज देती, सजा दजा कर भेज देती। लेकिन अबे सकी वे मुझसे कहकर तो जाते, एक बार कह तो देते तो मैं सब कुछ उनके लिए कर सकती थी। अब इसमें आरती व्यंजना इसलिए क्योंकि केवल 1, 2, 3 लाइनें नहीं है, बल्कि इसमें इतना अर्थ चिपका हुआ, इतने भिन्न भिन्न इसमें अर्थ निकल सकते हैं, जितने कवि की कल्पना हो सकती है, पाठक की कल्पना हो सकती है। लिखिएगा यहां आरती व्यंजना, यहां आरती व्यंजना शब्द शक्ति, यहां आरती व्यंजना शब्द शक्ति, यहां आरती व्यंजना शब्द शक्ति है, क्योंकि इसमें यहां आरती व्यंजना शब्द शक्ति है, क्योंकि इसमें यशोधरा की मन स्थिति, यशोधरा की मन स्थिति के विविध, यशोधरा की मन स्थिति के विविध रूप दिखाई देते हैं, विविध रूप दिखाई देते हैं। यशोधरा की मन स्थिति के विविध रूप दिखाई देते हैं। ठीक है, समझ जाएंगे। विविध रूपों में एक देखो, अगर ऐसी सिचुएशन हो तो क्या क्या सामने आ सकता है। मतलब राजकुमार सिद्धार्थ धर्म पत्नी को बताकर बिल्कुल भी नहीं गए, तभी तो कह रही है अगर कह के चले जाते तो ये भी भेज सकती थी। इसमें क्या क्या हो सकता है, एक पत्नी की टीस हो सकती है, एक अर्थ तो ये उसकी पत्नी की वेदना हो सकती है, नंबर 2। नंबर 3, उसकी पत्नी को लोग क्या क्या कहेंगे, ये भी तो बात हो सकती है कि तेरी वजह से गया है, कुछ न कुछ कमी आप में होगी, आपका व्यवहार ठीक नहीं होगा, तो उसके ऊपर भी तो एक लाछन लगता है। क्या क्या अर्थ हो सकता है। और लास्ट में अगर वो कह जाते मुझे साथ साथ, तो मैं भी बेस्ट ऑफ लक बोल देती, भाई दोनों ही साथ साथ चल देते। ठीक है, आप जाओ, कोई दिक्कत नहीं, खुद ही कह रही है तो हम ही भेज देती इस समय बेस्ट ऑफ लक करके, भाई जाइए। लेकिन नहीं कह के गए तभी तो बातें हो रही है, ये समझ में आ गई। तो अलग अलग अर्थ जितने भी आप जैसे बड़े बड़े कविगण बैठे हैं यहाँ, आप कल्पित कर सकते हैं, अभी नहीं क्लास के बाहर भी कल्पित कर सकते हैं। चलिएगा, तात्पर्य शब्द शक्ति नंबर 4, तात्पर्य शब्द शक्ति। तात्पर्य शब्द शक्ति, प्रश्न उठता है कि तात्पर्य शब्द शक्ति है क्या, इसके कुछ उदाहरण मिलते हैं क्या। बिल्कुल मिलेंगे, बताया जाएगा। और अंत में ये लिखाया जाएगा कि वर्तमान में या आधुनिक हिंदी विचारकों ने इसको ज्यादा महत्व नहीं दिया, अतः इसको प्रारंभिक तीनों शब्द शक्तियों में ही शामिल कर लिया गया है। ठीक है, यहां से लिखिएगा, संस्कृत आचार्य कुमारिल भट्ट ने, संस्कृत आचार्य कुमारिल भट्ट, संस्कृत आचार्य कुमारिल भट्ट ने, संस्कृत आचार्य कुमारिल भट्ट ने तात्पर्य नामक चतुर्थ शब्द शक्ति की उद्भावना प्रस्तुत की। संस्कृत आचार्य कुमारिल भट्ट ने
तात्पर्य नामक चतुर्थ शब्द शक्ति की उद्भावना प्रस्तुत की। तात्पर्य नामक चतुर्थ शब्द शक्ति की उद्भावना प्रस्तुत की। ठीक है, फिर रिपीट कर रहा हूं। संस्कृत आचार्य कुमारिल भट्ट ने तात्पर्य नामक चतुर्थ शब्द शक्ति की उद्भावना प्रस्तुत की, जिसका रीतिकालीन आचार्य देव ने समर्थन किया। जिसका रीतिकालीन आचार्य देव ने समर्थन किया। जिसका रीतिकालीन आचार्य देव ने समर्थन किया। ठीक है, मतलब देव ने भी इस शब्द शक्ति का समर्थन किया है। हाँ, इसे अभिहिंतान्वय वादी शब्द शक्ति भी कहा जाता है। शब्द शक्ति भी कहा जाता है। कहा जाता है। इसे अभिहिंतान्वयवादी शब्द शक्ति भी कहा जाता है। ये पेपर में आ चुका है, दिया था ना आपके। इसे अभिहिंतान्वयवादी शब्द शक्ति भी कहा जाता है। ठीक है, अब प्रश्न ये उठता है कि साहब ये शब्द शक्ति होती क्या है, इसकी पहचान क्या है, तो ये भी लिख लीजिएगा। इस शब्द शक्ति में अभिदा शब्द शक्ति द्वारा वाक्यगत, अभिदा शब्द शक्ति द्वारा वाक्यगत प्रत्येक पद का अर्थ, वाक्यगत प्रत्येक पद का अर्थ ज्ञात हो चुकने के उपरांत, वाक्यगत प्रत्येक पद का अर्थ ज्ञात होने के उपरांत उन पदों के अन्वित अर्थ, बोर्ड पे लिख देता हूं, उन पदों के अन्वित अर्थ, उन पदों के अन्वित अर्थ ब्रैकेट में तात्पर्य, अन्वित अर्थ ब्रैकेट में तात्पर्य का ज्ञान होता है। उन पदों के अन्वित अर्थ ब्रैकेट में तात्पर्य का ज्ञान होता है, तो उसे यह शब्द शक्ति कहा जाता है। तो उसे यह शब्द शक्ति कहा जाता है। सरल शब्दों में अगर बात करें हम लोग, आप समझना चाहते हैं कि क्या है, तो लिखिएगा सरल शब्दों में क्रिया ही तात्पर्य है। सरल शब्दों में क्रिया ही तात्पर्य है। सरल शब्दों में क्रिया ही तात्पर्य है, क्योंकि क्रिया ही किसी निश्चित अर्थ का बोध करवाती है। क्योंकि क्रिया ही किसी निश्चित अर्थ का बोध करवाती है। क्योंकि क्रिया ही किसी निश्चित अर्थ का बोध करवाती है। सरल शब्दों की यदि बात करें तो वहां साथियों तात्पर्य ही अपने आप में क्या है, क्रिया है। क्योंकि देखो, मैंने शब्द शक्ति की परिभाषा क्या दी थी, जिसके माध्यम से किसी निश्चय अर्थ का, निश्चय अर्थ का मतलब मुख्यार्थ, लक्ष्यार्थ, वाच्यार्थ का बोध होता है, उसे शब्द शक्ति कहा जाता है। तो यहां देखिएगा, निश्चय अर्थ का बोध कौन करवा रही है, क्रिया करवा रही है, तो क्रिया को ही तात्पर्य कहा जाता है। उदाहरण के लिए लिखिएगा, उदाहरण, डॉक्टर शंकर हिंदी पढ़ाते हैं। डॉक्टर शंकर हिंदी पढ़ाते हैं, यहां कैसे तात्पर्य है इस पर चर्चा करेंगे। डॉक्टर शंकर हिंदी पढ़ाते हैं,
देख लिया सभी ने? देखिएगा, ये साफ तो क्या है, करता है, ठीक है, करता ही है ना। कर्ता यानी सब्जेक्ट ऑलवेज बी लिविंग। कर्ता या सजीव, हम कर्ता या ऑब्जेक्ट हमेशा ही सजीव होता है। ज्ञान की बात समझिएगा, ये उबासी बाद में ले सकते हैं हम लोग। डॉक्टर शंकर, ये क्या करता है? कर्ता का मतलब सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट ऑलवेज बी लिविंग, कर्ता 100% सजीव होता है। कहीं भी, कभी भी, किसी भी रूप में कर्ता निर्जीव नहीं हो सकता। अब आप क्या करते हो? गाड़ी चलती है, करता क्या? गाड़ी चल रहा है, लगाते हो आप, तो गाड़ी चल रही है, गाड़ी करता, समझ में आ गई। लेकिन कर्ता हमेशा क्या होना चाहिए? लिविंग यानी सजीव होता है। बट लेकिन नेचुरल पावर का यदि प्रयोग होता है, नेचुरल पावर का मतलब प्राकृतिक शक्तियों का यदि कहीं भी बोध होता है, तो कर्ता लिविंग न होते हुए भी लिविंग यानी सजीव माना जाता है। कैसे? द सनराइज, सूर्य उदय होता है, तो सूर्य है ना, वो करता है। यहां बिजली चमकती है, बिजली करता है। बादल गरजते हैं, बादल क्या है? करता है। समझ में आ गए क्यों? क्योंकि ये नेचुरल पावर है, और देखिएगा ये किसी न किसी काम को कर रहे हैं। सूर्य चमकता, तो चमकने का काम कौन कर रहा है? यानी इनका जो बिहेव है वो लिविंग जैसा है, यानी सजीव जैसा है। इसलिए ये डॉक्टर शंकर तो अपने आप में क्या होगा? कर्ता होगा ही होगा, क्योंकि ये सजीव है। हिंदी ऑब्जेक्टिव यानी क्या हो जाएगा? ये कर्म हो जाएगा, ठीक है। पढ़ाते हैं, ये क्या बनेगी? ये क्रिया बन जाएगी। कर्ता, कर्म और क्रिया। अब यहां डॉक्टर शंकर और हिंदी का संबंध मूलतः किसके माध्यम से बताया जा रहा है? क्रिया के माध्यम से। पढ़ाते हैं, तो ये पढ़ाना ही क्या है? यह क्रिया, और क्रिया को ही क्या कहा जाता है? इससे निश्चय प्रकट हो रहा है। फिर रिपीट कर रहा हूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा भेजा ने धीरे धीरे काम करना बंद कर दिया, ऐसा लग रहा मुझे आपके चेहरे से। क्योंकि जैसे जैसे आपकी उम्र में देखा ना, 10-15 दिन बढ़ती जा रही है। मतलब मैं बोलता हूं कि क्या है, इतने में ले लेते 1-2 वॉच बस। उनको तो मिलना चाहिए, 1 सेकंड का टाइम मिलना चाहिए। फिर रिपीट कर रहा हूं, निश्चय अर्थ का जिससे बोध होता है वो शब्द शक्ति होती है। मुख्य अर्थ भी निश्चय है, लक्ष्य अर्थ भी निश्चित हो रहा है, और व्यंग्य अर्थ भी निश्चित। अब इसमें किससे निश्चय अर्थ का बोध हो रहा है? तो क्रिया यानी पढ़ाते हैं। तो जो निश्चय अर्थ का बोध करवाता है वो शब्द शक्ति होती है, और निश्चय अर्थ का बोध या क्रिया से हो रहा है, अतः क्रिया ही क्या है? तात्पर्य। तो कुल मिलाकर हम यूं कह सकते हैं कि क्रिया को ही क्या कहा जाता है? तात्पर्य कहा जाता है। लिखिएगा यहां कर्ता और कर्म, यहां कर्ता और कर्म के निश्चय अर्थ का बोध, यहां कर्ता और कर्म के निश्चय अर्थ का बोध, कर्ता और कर्म के निश्चय अर्थ का बोध क्रिया के माध्यम से, क्रिया के माध्यम से करवाया जा रहा है। क्रिया के माध्यम से करवाया जाता है या करवाया जा रहा है। अतः क्रिया ही तात्पर्य है, अतः क्रिया ही तात्पर्य है, ठीक है। नीचे लिखिएगा विशेष लगाकर, परवर्ती विद्वानों ने, परवर्ती विद्वानों ने इस शब्द शक्ति को, परवर्ती विद्वानों ने इस शब्द शक्ति को विशेष महत्व नहीं दिया, विशेष महत्व नहीं दिया, क्योंकि यह व्यवहारिक नहीं है। प्रवर्ती विद्वानों ने इस शब्द शक्ति को विशेष महत्व नहीं दिया, क्योंकि यह व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि यह व्यवहारिक नहीं है, ठीक है। तो मुख्य रूप से शब्द शक्तियों की संख्या कितनी है?
तीन ही है, ये व्यवहारिक नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, और आपको भी समझने में और मुझे भी समझाने में दिक्कत आती है। तात्पर्य शब्द शक्ति, लेकिन इसकी भूमिका आपको समझ में आ जानी चाहिए। इसी के साथ शब्द शक्ति समाप्त होती है, लेकिन एक बार पुनः जहां से हम लोगों ने शुरू किया, संक्षिप्त में अपने बेजे का इस्तेमाल बोर्ड पर कीजिएगा। 80% कोशिश कीजिएगा कि हमारा अधिगम हो। देखिएगा, शब्द शक्ति मैं केवल अब समझाऊंगा, लिखाने पर ध्यान नहीं दूंगा, क्योंकि बहुत सारे, मैं जहां तक समझता हूं शब्द शक्ति में 8-7 पेज हो गए होंगे, नहीं हुए हैं तो 1-2 पेज और बन लेंगे भी आप, तो हो जाएंगे। ठीक है, शब्द शक्ति पहले समझिएगा। शब्द शक्ति, वर्ड पावर, शब्द में कौन सी शक्ति है? तो शब्द 3 प्रकार के थे, वाचक, लक्षक और व्यंजक। उसमें कौन सी शक्ति है? वाचक में अभिधा है, लक्षक में लक्षणा है, और व्यंजक में व्यंजक। तो शब्द में निहित शक्ति क्या कहलाती है? शब्दार्थ है, संबंध है, शब्द शक्ति। शब्द और अर्थ का संबंध शब्द शक्ति है। मम्मट ने परिभाषा 11वीं शताब्दी में दी है। 3 प्रकार के शब्द है, मैं आपको बता चुका हूं, एक बार फिर बता रहा हूं। वाचक है, लक्षक है और व्यंजक है। ठीक है, इससे निकलता वो व्यंग्यार्थ है। इससे जो शब्द शक्ति बनेगी वो कौन सी है? व्यंजना है। इससे जो निकलेगा वो लक्षक है। शब्द शक्ति कौन सी बनेगी? लक्षणा। इससे शब्द शक्ति कौन सी बनेगी? अभिधा। अर्थ कौन सा निकलेगा? अभिधेयार्थ। अभिधेयार्थ, मुख्यार्थ, वाच्यार्थ, सरलार्थ, ये सब इससे अर्थ निकलेंगे। छोड़िएगा, यहां तक हम लोग शुरुआत में चर्चा की थी हमने कि 3 शब्द, 3 अर्थ, 3 शब्द शक्तियां बन जाती है। शब्द शक्तियों की संख्या विद्वानों द्वारा 3 ही मानी गई है। अभिधा शब्द शक्ति में 3-4 इंपॉर्टेंट बातें आपको याद करनी है, चाहे वो गद्य हो, चाहे पद्य हो, चाहे वो अन्य हो। देखिएगा, शब्द शक्ति में अभिधा की हम बात करें तो अभिधा में मुख्य तौर पर आपको मैं बता भी चुका हूं, फिर रिपीट कर रहा हूं, आराम से आप पहचान लेंगे। लोक प्रचलित अर्थ निकलना चाहिए। लोक प्रचलित अर्थ जो समाज में प्रचलित हो रहा है। जैसे बालक दौड़ते हैं तो दौड़ते ही, समझ में आ गया, वह तेज गति से चलता है तो तेज गति से ही चलता है। लोक प्रचलित अर्थ की प्राप्ति तत्क्षण ही होनी चाहिए। साथियों, इसमें यमक अलंकार होता है। यमक अलंकार के जितने भी उदाहरण होंगे 100% वहां किसी भी प्रकार का व्यंग्यार्थ नहीं होता। यमक अलंकार के उदाहरण इसी में आएंगे। प्रसाद गुण के उदाहरण भी आपके इसी में आएंगे। पांचाली रीति के जितने भी उदाहरण है वो इसी के अंतर्गत आएंगे। प्रश्न उठता है कि साहब ये जो अभिधा शब्द शक्ति है ये किन किन आचार्यों द्वारा अभिध की गई है? तो देव ने इसे सर्वश्रेष्ठ शब्द शक्ति माना, जबकि और किसी ने नहीं माना। केवल देव ने, अन्यथा आनंदवर्धन हो, जगन्नाथ हो या चाहे अन्य हो, सभी ने इसको निम्न श्रेणी की शब्द शक्ति माना है। केवल देव ने इसे क्या माना है? अभिधा उत्तम काव्य। देव ने इसे उत्तम काव्य बताया है, उत्तम श्रेणी की शब्द शक्ति माना है। ओके, इसके बाद अभिधा के बाद हम ले चलते हैं आपको, अभिधा के बाद में लक्षणा। अब लक्षणा में थोड़ी सी दिक्कत आती है आपको, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। लक्षणा शब्द शक्ति, आप तो ये कोशिश कीजिएगा कि अगर मुझे 80-90% भी याद हो गए तो मैं अब कवर कर लूंगा या कर लूंगी। एक तो बिल्कुल ही नहीं आ रहा था, एक अगर 80% भी आ रहा तो समझिएगा कि आपकी स्थिति बहुत अच्छी है। लक्षणा शब्द शक्ति के 80 भेद माने गए, जिनमें से 4 भेदों के बारे में डिटेल से हमने चर्चा की है। एक तो रूढ़ी लक्षणा। रूढ़ी लक्षणा मैं चारों का तुलनात्मक अध्ययन करवा रहा हूं। दूसरी है प्रयोजनवती लक्षणा, प्रयोजनवती। तीसरी है गौणी लक्षणा और चौथी है शुद्धा लक्षणा। ठीक है, यहां अब आप देखिएगा रूढ़ी लक्षणा क्या कहती है? रूढ़ी का मतलब प्रसिद्धि। इसमें जितने भी लोकोक्तियां हैं
लोकोक्ति और प्लस जितने भी मुहावरे हैं उनके उदाहरण है वो रूढ़ि लक्षणा में आते हैं। रूढ़ का मतलब प्रसिद्ध होना। यहां प्रयोजनवती का मतलब अपने उद्देश्य के अनुसार, उद्देश्य अनुसार लक्ष्यार्थ कल्पित किया जाता है। लक्ष्यार्थ कल्पित किया जाता है, बात सही होनी चाहिए। कैसे? ऐसा कोई रूढ़ नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया मौन शेर भी है, मौन गधा भी है, मौन कुछ और भी हो सकता है। प्रयोजन के अनुरूप अर्थ लिया जाता है, इधर प्रयोजन के अनुरूप अर्थ नहीं लिया जाता। प्रसिद्ध होता है इधर नाक कटवाना, बेइज्जती करवाना। गौणी लक्षणा, इसमें रूपक अलंकार, और दूसरा कौन सा है? लुप्तो उपमा। लुप्त प्लस उपमा अलंकार के जितने भी उदाहरण है वो गौणी के होंगे। यहाँ दोनों अलंकारों में सादृश्य संबंध दिखाई देते, समानता के। नारी कुमुदनी अवध सर रघुवर वीर दिनेश अस्त भय प्रमोदित भय निरिखी राम राकेश। तो यहाँ सादृश्य संबंध होने चाहिए। सादृश्य संबंधों के बारे में मैंने लाल पेन से आपको डिटेल से बताया था कि सादृश्य संबंध क्या होते हैं। इसके बाद में शुद्ध लक्षणा में सादृश्य के अतिरिक्त अन्य संबंध जिसमें समीप सामीप्य आधार आदि उपमेय उपमान जो भी है उन संबंधों के आधार पर अर्थ कल्पित किया जाता। आंचल में दूध और आंखों में पानी, तो आंखों में आंसू होते, लेकिन सादृश्य संबंधों के आधार पर अर्थ कल्पित किया गया। दिक्कत कहां? प्रयोजनवती और गौणी लक्षणा में तुलनात्मक अध्ययन करके मैं बता देता हूं। यहां जो भी होगा वो सादृश्य होगा, या प्रयोजनवती में सादृश्य संबंध नहीं होंगे। रमेश को गधा बताया गया, रमेश में और गधे में कहां की सादृश्यता है? जबकि इधर तो नारी और कुमुदनी में क्या है? सादृश्यता बताया जा चुका चारों। चलेगा। इसके बाद में हम बात करते हैं व्यंजना शब्द शक्ति। व्यंजना के बारे में अभी आपसे चर्चा की है। व्यंग्यार्थ निकलता, अलग भिन्नार्थ निकलेगा और कल्पना की इसमें प्रचुरता होगी। बिना कल्पना के ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है। व्यंजना के बाद में हम लोग आपको ले चलता हूं। व्यंजना में इसके मुख्य रूप से दो भेद है। अभी आपको बताया शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना, दोनों ही समझ गए होंगे आप, शाब्दी और आर्थी व्यंजना, क्योंकि अभी 20 मिनट पहले मैंने कोशिश की थी समझाने की। इसमें शब्द सलेश अलंकार के जितने भी उदाहरण है सब इसमें आएंगे, और अर्थ सलेश अलंकार के जितने भी उदाहरण है वो इसमें आएंगे। ये केवल शब्द विशेष में ही होगी और ये सारे के सारे अर्थ में निहित होती है। ये संपूर्ण अर्थ में निहित, संपूर्ण अर्थ में निहित, और ये और केवल शब्द विशेष में निहित होती है। सब बात क्लियर हो गई है। इसके बाद हमने चर्चा की है तात्पर्य नामक चतुर्थ शब्द शक्ति। तात्पर्य नामक चतुर्थ शब्द शक्ति की परिकल्पना सबसे पहले कुमारिल भट्ट ने की थी। हिंदी में देव ने इसका समर्थन किया है, देव ने समर्थन किया है। सब बातें आपको बताई जा चुकी है। ऐसे अगर आप घर जाके आधे आधे घंटे में हर टॉपिक को पढ़ेंगे, पूरा का पूरा काव्य शास्त्र 8 घंटे में पढ़ सकते हैं आप। बस अब ये आपके दिमाग में क्या रहेगा, अगर इसको बार बार पढ़ेंगे ना तो जैसे मैंने 20 मिनट पढ़ा आप 10 मिनट में पूरा कर दोगे, इसमें आएगा इसमें आएगा, हो गया। ये सब चीजें संभव है, असंभव कुछ भी नहीं है। हाँ जी पूछिए। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गई यहां तक। चलिए अगले टॉपिक की ओर रुख करते हैं। संबंध, संबंध का मतलब कौन सा माने? फिर तो लाल पगड़ी है तो लक्षण ही तो, और लाल पगड़ी किसके लिए? क्या रूढ़ हो गई है? अब यार सर इनको तो देखना पड़ेगा। अब मैं समझ गया, लाल पगड़ी जा रही है, इनका प्रश्न एकदम सही है। लाल पगड़ी रूढ़ भी हो रही है पुलिस के लिए। हाँ पंजाब हाँ ठीक है, पंजाब पुलिस के लिए मान लेते हैं। और लाल पगड़ी का मतलब वो क्या आधार और आदेश संबंध भी हो रहे हैं। दोनों विकल्प में नहीं आएंगे, क्योंकि एक ही वाक्य के अंतर्गत दो दो शब्द शक्तियां भी हो सकती है, चार चार अलंकार भी हो सकते हैं। अपन जब अलंकार पढ़ेंगे तो एक ही उदाहरण में आप कहेंगे कि सर इसमें क्या होगा, तो वो पेपर जो बनाता है उसको भी पता है कि ये रूढ़ भी हो रहा है और इसमें आधार और आदेश का संबंध भी हो रहा है। ये तो अपन क्या बाल मनोविज्ञान की तरह सोचते कि अगर ऐसा हो तो क्या हो,
अन्यथा मैं जब अलंकार आपको पढ़ाऊंगा, एक अलंकार, एक उदाहरण में 4-4 अलंकार है, प्रश्न उठता फिर किसको प्राथमिकता दे, तो ये तो आज तक इसका तो शोध कार्य हुआ ही नहीं। लेकिन ऐसे प्रश्नों को इस प्रकार पूछा जा सकता है, जैसे एक उदाहरण दे दिया, लाल पगड़ी जा रही है, कौन सी शब्द शक्ति नहीं है, नंबर 1 भी है, नंबर 2 भी है, 1 और 2 दोनों ये, तीसरे छोटा कोई अलग ऑप्शन दे दिया। तलवारें प्रवेश कर रही, तलवार प्रवेश नहीं कर सकती, इसका मतलब विधा तो नहीं है। लक्षण दिख रहे हैं, लक्षणा में है, व्यंजना भी नहीं है। अब लक्षणा में बताइए आगे बढ़िए कौन सी हो सकती है, रोड हो ही नहीं रही है इसमें। फिर आगे चलिए प्रयोजन के आधार पर प्रयोजनवती, और आगे रुक जाइए आप, रुक जाइए। नंबर 3 गौणी सादृश्य संबंध है, नहीं, या तो इसमें नंबर 2 होगी, आगे एक मिनट, प्रयोजनवती लक्षणा होगी, या फिर नंबर 4 के अंतर्गत हम लोगों ने चर्चा की थी। आप बिल्कुल नहीं, आराम से शांत चित्त से सोचिएगा, ऐसा नहीं है कि अपन लोगों को नहीं आता है, कोशिश करेंगे जितना समझे है उसके आधार पर तो अपन सही कर लेंगे। एक बार इनका प्रश्न फिर से मैं सुना देता हूं, आप भी अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिएगा। सर तलवारें प्रवेश कर रही है, नंबर 1 तलवार प्रवेश नहीं कर सकती। एक तरफ से देखिएगा, अभिधा हो सकती है क्या, नहीं हो सकती है। नंबर 2 इसके अंतर्गत अपन ने बात की है रूढ़ी लक्षणा, ये भी रूढ़ी भी नहीं है, प्रसिद्ध नहीं है। फिर सादृश्य संबंध किसी प्रकार का इसमें नहीं है, गुणी भी नहीं है। सादृश्य संबंधों के अतिरिक्त संबंध हो सकता है इसके अंतर्गत, कोई ना, जैसे समीप और सामीप्य का संबंध हो सकता है, आधार आधे का हो सकता है, 10 प्रकार के संबंध हो सकते हैं। तो यहाँ ऑप्शन संख्या 4 ही सही होगा, शुद्ध लक्षणा में जाएगा। प्रयोजनवती लक्षणा में कोई प्रयोजन नहीं है तलवार निकालने का, यहाँ ऑप्शन संख्या 4 के अंतर्गत हम लोगों को जाना पड़ेगा। ऐसे नहीं, ये कोई जरूरी नहीं कि 100 का 100% याद हो। अगर मुझसे भी आप ऐसे उदाहरण लेके आएंगे तो शायद मैं भी एग्जाम अचानक उसका उत्तर नहीं दे पाऊं, लेकिन बात समझने की और समझाने की यही है जो मैं आपको अच्छी तरह से समझा चुका हूं। ऐसे तो लाखों हजारों करोड़ों उदाहरण भरे पड़े, अगर आप उन पे जाओगे एक एक से टिप टाप के पूछोगे मुझे और मैं आपसे पूछूंगा तो शायद संभव नहीं होगा। उसके लिए 4 विकल्प पे ही जाना पड़ेगा। ऐसे प्रश्नों में 4 विकल्प जो ऑप्शन में दे रखे हैं, जैसे अभिधा, तो आपको एक एक को क्रॉस करना पड़ेगा कि अभिधा नहीं है, व्यंजना नहीं है, इसमें ये हो सकती है, इसके पीछे ये आधार है। क्योंकि वहां तो ऑप्शन में केवल हमारा दिमाग 4 कॉलम तक ही सीमित रहता है, और अगर सीधा प्रश्न पूछते हैं तो हमारे दिमाग का जो क्षेत्र है वो काफी वाइड हो जाता है। मैंने 100% ईमानदारी से प्रयास किया कि इतने जटिलतम टॉपिक को इतनी सहजता से पढ़ाया जा सकता है, रटाया नहीं जा सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक। अब मैं आपको अलंकार पढ़ा देता हूं, करें शुरुआत। देखिएगा अलंकार, फर्स्ट ग्रेड के अगर पाठ्यक्रम की बात करें तो लगभग 15 अलंकार है। मैं आज केवल समझाऊंगा, लिखाऊंगा बिल्कुल भी नहीं अलंकारों में क्या क्या पढ़ेंगे। और हम समझ सकते हैं कि अलंकार भाग 1, अलंकार भाग 2, अलंकार भाग 3, अलंकार भाग 4, अलंकार भाग 5, यानी 5 दिन में अलंकार होंगे। भाग लगाने का मतलब ये है। और आप यूं समझ लीजिएगा कि कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, और वास्तव में पढ़ना नहीं पड़ेगा। इतना जटिल टॉपिक है अलंकार, लेकिन कुछ भी पढ़ना नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने अभी 15 मिनट में समझ सकती है, तो बहुत जटिल था। अलंकार इतने जटिल नहीं है। 15 के 15 अलंकारों को लास्ट दिन भाग 5 के पश्चात जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा, तो आपको ऐसा लगेगा कि अगर ये पहले ही पढ़ लेते सर के पास तो अलंकार तो एक भी हमारा गलत नहीं होता, और नहीं होगा, क्योंकि मुझे अनुभव है। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, किताब दे दिए, एक बार आप लोग अपने स्तर पर किताब को भी पढ़ के आइए, क्योंकि कुछ कंसेप्ट वहां से भी क्लियर हो जाए। मैं तो आपको पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा। ओके, अलंकार है क्या, पहले तो हम लोग यहां से चर्चा करेंगे। तो अलंकार क्या है,
इसका उद्भव और विकास कहां से हुआ? विद्वान कहते हैं कि दो अलग अलग मत है इस मामले में। अलम क्रियते अनेन इति अलंकार है, दूसरा है अलंकार। देखो पहला अलम क्रियते अनेन इति अलंकार है, यानी जिसके माध्यम से अलंकृत किया जाए उसे क्या कहा जाता है? अलंकार कहा जाता है। और जो काव्य की शोभा करते हैं उसे भी क्या कहा जाता है? अलंकार। प्रश्न कहां से आएगा? वैसे आपके ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड में डायरेक्ट ही प्रश्न आएगा अलंकारों से। जो 11 अलंकार है, जो 15 अलंकार है, वहीं से आएगा। लेकिन भाग 1 और भाग 2 भूमिका में ही व्यतीत होंगे अपने। यहां से जो प्रश्न आता है वो कॉलेज एजुकेशन में आएगा, यूजीसी नेट में आएगा, डीएसएसबी में, नवोदय विद्यालय में, साहित्य में भी यहां से प्रश्न आते हैं। तो अलंकार क्या है इसमें देखिएगा, हम लोग चर्चा करेंगे कहां कहां। तो 3 भागों में बांटेंगे इसको। एक तो संस्कृत विचारकों के अनुसार, संस्कृत विचारकों के अनुसार मैं आज आपको बिल्कुल एकदम रास्ता बता रहा हूं कहां कहां से अलंकार में चलेंगे। संस्कृत विचारकों में आपको बताया जा चुका, भरत मुनि से लेकर जगन्नाथ तक अलंकारों के बारे में किसने क्या कहा, सबके कथन याद करने होंगे। समझ में आ गए? जितने भी विद्वान है सबके कथन याद करने पड़ेंगे। और प्रश्न ये भी उठता है कि अलंकार संप्रदाय का आविर्भाव कहां से हुआ, ये कौन सा संप्रदाय है? तो भारतीय काव्य शास्त्र में प्रचलित 6 संप्रदायों में से ये नंबर 2 का संप्रदाय है अलंकार। पहला कौन सा है? रस। ठीक है, अब इसमें देखिएगा अलंकार संप्रदाय के प्रतिपादक आचार्य भामह है। तो भामह ने अलंकारों के बारे में क्या कहा, दंडी ने क्या कहा, वामन ने क्या कहा, सभी के बारे में तो नहीं बढ़ेंगे, लेकिन 10-15 जो इंपोर्टेंट है उनकी परिभाषा याद करनी पड़ेगी। फिर हम चर्चा करेंगे हिंदी विचारकों के अनुसार। हिंदी के जितने भी विचारक है, मैथिली शरण गुप्त क्या कहते हैं, रामधारी सिंह दिनकर क्या कहते हैं, रामचंद्र शुक्ल जी क्या कहते हैं, डॉक्टर नगेंद्र क्या कहते हैं, महादेवी वर्मा क्या कहती है, किसके बारे में? अलंकारों के बारे में। जैसे दिनकर ने कहा कि अलंकारों ने काव्य के अवशिष्ट भेदों को खोला है। जो भेद आज तक कोई नहीं खोल पाया, उन भेदों को खोलने का काम किसने किया? अलंकारों ने किया। तो क्या किस विद्वान ने क्या परिभाषा दी है? और पाश्चात्य विचारकों के अनुसार अलंकारों के बारे में लक्षण और उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे, एक प्रश्न यहां से आता है कि अलंकारों की संख्या क्या है, अलंकारों की संख्या कितनी मानी जानी चाहिए, एक प्रश्न यहां से भी आता है। और ये प्रश्न इसलिए पूछा जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसमें केवल आपको संख्या नहीं बताई जाएगी, इसमें आपको ये बताया जाएगा कि आचार्य भरत मुनि ने 4 अलंकार माने, तो 4 कौन कौन से? अब अलंकार थे, समझ में आ गए ना? भरत मुनि बराबर 2300 साल, 2300 साल पहले ये 4 ही अलंकार थे। और ये भी आ जाता है निम्न में से सबसे नवीनतम अलंकार कौन सा, सबसे प्राचीनतम अलंकार कौन सा है, तो ये सब चीजें अलंकारों की संख्या से क्लियर हो जाएगी। आचार्य दंडी ने 7वीं शताब्दी में कहा है, आचार्य दंडी ने 7वीं शताब्दी में कहा है कि अलंकारों की संख्या निर्धारित नहीं की जा सकती, क्योंकि इस सृष्टि में नित्य नए अलंकारों का आविर्भाव हो रहा है, रोज नए नए अलंकार आ रहे हैं, कैसी संख्या निश्चित करें? फिर भी इन्होंने कह दिया कि मेरे हिसाब से अलंकार मानना चाहते हैं तो 35 अलंकार है। जिन्होंने अलंकार संप्रदाय चलाया आचार्य भामह, उनके अनुसार अलंकारों की संख्या 38 है। समझ में आ गए? ऐसे हम आगे बढ़ेंगे। फिर यहां जो इंपोर्टेंट बात वो ये है कि साहब सबसे ज्यादा अलंकार अपे दीक्षित ने 17वीं शताब्दी में कुवलय ग्रंथ में 120 से लेकर 125 तक माने। 120 से लेकर 125 अलंकार सबसे ज्यादा, और सबसे कम कितने, ये चर्चा करेंगे। और सुनिए, अलंकारों की संख्या कम से कम हम बात करेंगे 15 आचार्यों के अनुसार, और 15 के 15 आचार्यों के अनुसार अलंकारों की संख्या आपको याद हो जाएगी। इसके पीछे ट्रिक्स है, जैसे 14वीं शताब्दी में विश्वनाथ, 14वीं शताब्दी में विश्वनाथ, तो सूरदास का जन्म 1478 में हुआ, तो 14वीं शताब्दी में 78 अलंकार, 17वीं शताब्दी में 70 अलंकार, ऐसे जुड़वा के आपको साथ का साथ याद करवा दिया जाएगा। तो ये संख्या है। फिर इसके बाद में आएगी अलंकारों का वर्गीकरण।
एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही है, अलंकारों का वर्गीकरण सबसे इंपॉर्टेंट। अगर ये याद हो गया तो समझ लीजिएगा आपको किसी भी रूप में अलंकारों से कोई समस्या नहीं आएगी। अब अलंकारों का वर्गीकरण कैसे करेंगे? अलंकारों की संख्या तो आप बता चुके हैं कि मैक्सिमम 120 से 125 तक अलंकार है। इनको कैसे बांटेंगे तो इसमें बात करेंगे। शुरुआत में विद्वानों ने दो भागों में बांटा, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। फिर इसमें एक और भेद जोड़कर उभय अलंकार मान लिया गया। तो कुल मिला के 3 भागों में बांटा जा सकता है। तो 125 को 3 भागों में हम वर्गीकृत कैसे करेंगे, यानी इनमें शब्द अलंकार कौन सा है, इनमें अर्थ अलंकार कौन सा है और इनमें उभय अलंकार कौन से है। क्या 125 अलंकारों को याद किया जा सकता है? 120 अलंकारों को याद करवाया जा सकता है? हाँ, करवा दिया जाता है। और 120 अगर पूरी उम्र भी खपा दें अपन इनको याद करने में, सही बोल रहा हूं, तो भी शायद याद नहीं कर पाए। लेकिन सेकंड की बात करूंगा, यहां मिनट तो बहुत बड़ी बात हो गई। एक मतलब 10-20 सेकंड में आपको 125 के 125 अलंकार याद हो जाएंगे कि इनमें से ये तो शब्द अलंकार है, ये अर्थ अलंकार है और ये उभय अलंकार है। अब आप सोच लीजिएगा कितना गजब का शोध कार्य इन अलंकारों पर किया होगा या काव्य शास्त्र के प्रत्येक टॉपिक्स पर किया होगा। मतलब जो आपको नहीं आता उसको रटाने की क्षमता, इसका मतलब है कितने टाइम पढ़ा दिया होगा, कितनी बार इनको अध्ययन किया होगा। इसके लिए सूत्र है, ट्रिक्स है। बेहतर होगा कि हम लोग इस पर भी चर्चा आगे ही करें जब अलंकारों का वर्गीकरण आपको करवाया जाएगा। फिर भी कई बच्चे उतावले हो रहे हैं कि सर कुछ तो बता ही दीजिए। तो उतावले होने की जरूरत नहीं है। आपने आज तक जितने भी नाम सुने ना, चलो एक सेकंड की बात है ना, सेकंडों की बात है तो बता ही दो ना भाई। अगर सेकंड की बात है तो बताने में क्या दिक्कत है? सुनो जानिए। उभय अलंकार पहले तो इसमें शब्द अलंकार शब्द में होता, अर्थ अलंकार अर्थ में होता, उभय अलंकार दोनों में होता है। ठीक है, 125 अलंकारों के नाम आपको याद नहीं है ना? नहीं है ना, करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, यहां उभय अलंकार की बात करें तो 3 उभय अलंकार है, उनको भी मैं गणित के माध्यम से समझा देता हूं। एस क्यूब, क्या है? एस क्यूब, ये 3 है, बस इतना याद करना है। उभय अलंकार आएगा एस क्यूब, शंकर, सलेश, संसृष्टि। एस क्यूब हो गया याद, शंकर, सलेश और संसृष्टि कंप्लीट है। चलिए आ जाइएगा कहां, शब्द अलंकार। याद ही तो करना है। ये लीजिएगा, पप्पू अवश्य शब्द में 6, पप्पू अवश्य शब्द में 6, ये हो गया याद। पप्पू अवश्य शब्द में 6, आराम से याद ही हो गया आपको। देखिएगा, प पू ए व स ये शब्द में 6, 6 का मतलब 6 ही। आप सोचो राजस्थानी का शब्द 6 तो यानी 6 शब्द का मतलब शब्द अलंकार, शब्द का मतलब पैसे मतलब पुनरुक्ति प्रकाश। पैसे क्या बनेगा, ये बना लिया पुनरुक्ति प्रकाश। इधर बन जाएगा पूसे पुनरुक्ताभास, ऐसे अनुप्रास, वैसे वक्रोक्ति, सैसे सलेश, इधर भी आएगा इधर भी आएगा सलेश, यसे यमक। शब्द का मतलब शब्द अलंकार, 6 का मतलब 1 2 3 4 5 6। विप्सा को भी मानते कुछ लोग, मत जाइएगा। देखो शब्द अलंकारों की संख्या 6 है, पुनरुक्ति प्रकाश, पुनरुक्ताभास, अनुप्रास, यम, वक्रोक्ति, सलेश और यम। याद हो गया। पप्पू अवश्य शब्द में 6, पप्पू अवश्य शब्द में 6 हो गए यार। अब कितने बचे, 125 है टोटल।
तो सीधी सी बात है, शेष सभी अलंकार अर्थ अलंकार में आएंगे। आपको क्या करना है भाई, जो ये आएंगे रहे किस में जाएंगे, अर्थ अलंकार में। आपके सामने आ जाएगा, जैसे मान लीजिए उपमा किस प्रकार का अलंकार है, आप तो अपने ट्रिक्स लगाओ, अर्थ अलंकार है। फिर मैं कहूंगा संधि अलंकार है क्या इनमें, तो किस में जाएगा। ये तरीका कैसे भी आप समझ सकते, पढ़ सकते, आप पे डिपेंड करता है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हमारे प्रमुख अलंकार कौन कौन से, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही विश्वास दिलाता हूँ सारे अलंकार आपको अंगुलियों पे याद हो जाएंगे, चाहे वो संधि हो, चाहे भ्रांतिमान हो, चाहे विभावना हो, या फिर कोई और अन्य हो। इंपोर्टेंट 3 अलंकार है, वो थोड़ी सी जटिल है। उपमा अलंकार से चालू करेंगे क्योंकि अर्थ अलंकारों की जननी है। उपमा अलंकार समझ में आने के पश्चात उम्मीद कर सकते हैं कि सभी अलंकार समझ में आ जाएंगे। किसी की कोई भी समस्या हो तो रख सकते हैं। आज के लिए इतना ही बोलूंगा। हाँ जी, कोई समस्या हो तो रख सकते हैं। अब अदृश्य शक्तियों को हम समाप्त कर रहे हैं साइड में। नहीं है तो किताबें मिल गई क्या सभी को, किस किस को नहीं मिली किताबें भी, एक बार मुझे बता दो। देखो भाई